आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने इजराइल को लेकर जारी की बड़ी चेतावनी। इजरायली कब्जे के मुकम्मल खात्मे पर ही होगी डील। यूपी के मौलाना शहाबुद्दीन ने दी इजराइल को क्लीन चिट। बोले गजा में कत्लेआम के लिए हमास जिम्मेदार। फिलिस्तीन के हक में जंतर मंतर पर मुजाहिरा, सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन हुए इकट्ठा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म करने पर बवाल। साबिक वजीर आला हरीश रावत ने कह दी बड़ी बात। अखिलेश यादव की हुई आजम खान से मुलाकात। रिहाई के 15 दिन बाद आजम खान से पहली बार मिले अखिलेश। बिहार के गया में ओवैसी की रैली, मुसलमानों को याद दिलाया वक्फ कानून। इस्लामोफोबिक एआई वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। असम बीजेपी पर मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा का इल्जाम। अमेरिका से टेंशन के चलते मुंबई पहुंचे ब्रिटेन के पीएम स्टारमर। ब्रिटेन और भारत के बीच कई समझौतों पर होगी बात। महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडली बहन योजना। छगन भुजबल के इशारे से खलबली। जयपुर अजमेर हाईवे पर फटा गैस सिलेंडर से भरा ट्रक। ब्लास्ट हुए सिलेंडर, आवाजें 10 किलोमीटर तक सुनी गई। बिलासपुर में बस हादसे में लापता बच्चों की मिली लाशें, मरने वालों की तादाद पहुंची 16। समीर वांखड़े की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस को जारी किया नोटिस। समंदर में भारत के खिलाफ साजिश रच रही पाक नेवी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले अब पानी में होगी जंग। पीएम मोदी ने पुतिन को किया बर्थडे विश। कहा भारत इस्तकबाल करने को मुंतजिर। हमास ने गजा सीजफायर को लेकर अमेरिका को वाज़ेह चेतावनी जारी की है कि डील इसी शर्त पर होगी जब इजराइल मुकम्मल तौर पर गजा से अपना कब्जा खत्म करेगा। हमास सियासी ब्यूरो के चीफ खलील अल हैया ने खबरदार करते हुए कहा कि इजरायली हुकूमत भरोसे के काबिल नहीं है, इसलिए सीजफायर डील करनी है तो अमेरिका, तुर्की, कतर और इजिप्ट को भरोसेमंद आलमी गारंटी पेश करनी होगी। इसके अलावा सीजफायर टॉक्स में हमास ने और भी कई अहम शर्तें टेबल पर रखी जो कि फिलिस्तीनियों के मुस्तकबिल के लिए जरूरी हैं। उधर हमास के साथी ग्रुप अल कुद्स ब्रिगेड ने भी एलानिया तौर पर इजराइल अमेरिका को चेतावनी दी है कि गजा से इजरायली जुल्म के खात्मे के बगैर ये लड़ाई नहीं रुकेगी। ग्रुप ने साफ कह दिया कि हमने खुद को एक लंबे वॉर के लिए तैयार कर लिया है। इजिप्ट में इस वक्त कतर, तुर्की और अमेरिका के डेलीगेशन का गजा सीजफायर पर बात करने के लिए एक के बाद एक बड़ा जमावड़ा लग रहा है। ट्रंप के कहने पर गजा में जारी हमलों में कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन खबरें अभी भी आ रही हैं कि इजराइल हमलों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में हमास ने सीजफायर को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। हमास ने साफ ऐलान कर दिया है कि सीजफायर डील उसी सूरत में होगी जब इजराइल घुटने टेकेगा। प्रेस टीवी के मुताबिक हमास के वफ्द के चीफ खलील अल हैया ने इजिप्ट वाक़े शर्म अल शेख रिजॉर्ट में कहा है, नेतन्याहू हुकूमत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। हमास चीफ ने कहा कि दुश्मन मुसलसल कत्ल व गारत कर रहा है। उन्होंने आलमी गारंटी की मांग की है ताकि इजराइल हुकूमत की जारियाना जुल्म रोकने की पाबंदी यकीनी बनाई जा सके। हैया ने जोर देकर कहा कि हमास का वफ्द शर्म अल शेख में सीजफायर डील करने के लिए मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम जंग रोकने के लिए अपनी मुकम्मल तैयारी की तस्दीक करते हैं। एक हफ्ते से भी कम अरसा पहले हमास ने गजा में बाकी बचने वाले इजरायली कैदियों को रिहा करने और इलाके की देखरेख को एक फिलिस्तीनी इदारे के हवाले करने पर अमली मंजूरी दी थी, जैसा कि ट्रंप की तजवीज़ में शामिल किया गया था। अल हैया ने इजरायली धोखेबाजी का जिक्र करते हुए सन 2023 की डील और इस साल के आगाज में हुई इजराइल की खिलाफवर्जी के अपने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए एक बार फिर चेतावनी दी है कि इजरायली हुकूमत अपने वादों से मुकरने की आदी है। हमास लीडर अल हैया की चेतावनी से तस्वीर बिल्कुल साफ है कि हमास अपनी ही शर्तों पर डील करने वाला है, वरना इजराइल के मफाद से जुड़ी शर्तों पर डील करने का मतलब फिलिस्तीनी मुल्क से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। यही वजह है कि हमास ने सीजफायर टॉक्स में और भी कई अहम शर्तें जोड़ दी हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक हमास ने इजिप्ट में जारी जंगबंदी बातचीत में अपनी अहम शर्तों को बयां करते हुए कहा है कि वो गजा पट्टी में आवाम की उम्मीदों को पूरा करने वाली किसी डील तक पहुंचने के लिए तमाम रुकावटें दूर करना चाहता है। हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने कहा है कि हमास की मांगों में परमानेंट और कॉम्प्रिहेंसिव जंगबंदी, गजा से इजराइल की मुकम्मल वापसी, इंसानी और राहत मदद का बगैर किसी रुकावट के दाखिला, बेघर किए गए फिलिस्तीनियों को अपने मकानों में वापसी और कैदियों के मुनासिब तबादले शामिल हैं। बरहूम ने नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर मौजूदा दौर के मुज़ाकरात के साथ साथ तमाम पिछले दौरों को भी नाकाम और मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जाती मफाद को पूरा करने के लिए जंग खत्म नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी जानिब गजा में लड़ रहे हमास के साथी ग्रुप अल कुद्स ब्रिगेड ने भी सख्त चेतावनी जारी की है। प्रेस टीवी के मुताबिक इजरायली हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन की दूसरी सालगिरह पर ग्रुप ने इजराइल के तबाह होने तक जंग जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। अल कुद्स ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि हमने खुद को एक लंबी जंग के लिए तैयार कर लिया है जो कि इजरायली हुकूमत के खात्मे के बगैर नहीं रुकेगी और हम पीछे नहीं हटेंगे। ब्रिगेड ने कॉल दिया है कि वह मुक़द्दस शहर अल कुद्स समेत
तमाम फिलिस्तीनी इलाकों को इजरायली कब्जे से आज़ाद कराने तक कायम व पक्की जद्दोजहद जारी रखेगा। इजराइल हमास जंग के 2 साल पूरे होने पर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है। शहाबुद्दीन ने हमास को गजा में कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बुनियाद परस्त सोच ने फिलिस्तीन की अवाम को अमन, हिफाजत और इज्जत के बजाय खून खराबा और तबाही दी है। दुनिया भर में इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ जंगी मुजरिम ठहराने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बावजूद गजा में कत्लेआम जारी है। इसी जंग के 2 साल मुकम्मल होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिलिस्तीन के गजा शहर में इजराइल के जरिए लगातार की जा रही बमबारी से हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। पूरा शहर खंडर बन चुका है और इजराइल को यह सब करने का मौका हमास दे रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन ने इस जंग के लिए फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे हमास को जिम्मेदार ठहराया। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि अगर कट्टरपंथी हमास 7 अक्टूबर को इजराइल के लोगों को कैदी नहीं बनाता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। मौलाना शहाबुद्दीन ने दावा किया कि 7 अक्टूबर की कार्रवाई ने न सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन जंग को और भड़काया बल्कि अमन के लिए लंबे वक्त से चल रही बातचीत को पूरी तरह पटरी से उतार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिलिस्तीन के लिए नाम निहाद अमन मंसूबे के खिलाफ सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया की दिल्ली तंजीम कमेटी ने जंतर मंतर पर मुजाहिरा किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन दिल्ली के कोने कोने से हाथों में तख्तियां व बैनर लिए जमा हुए। मुजाहिरीन ने स्कीम को इस्तेमारी और साम्राज्यवादी करार देते हुए इसे फौरन खारिज करने की मांग की। इस मौके पर SUCI की दिल्ली राज्य कमेटी के सेक्रेटरी कामरेड प्राण शर्मा ने इल्जाम लगाया कि ट्रंप की ये स्कीम गाजा में इजराइल हमले को रोकने और मगरबी एशिया में अमन कायम करने के नाम पर एक धोखा है। उत्तराखंड की भाजपा हुकूमत ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने के लिए नया कानून बनाया है। इस कानून के खिलाफ रद्द अमल देते हुए उत्तराखंड के साबिक वजीर आला हरीश रावत ने बड़ी बात कह दी है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने के लिए वहां की असेंबली से उत्तराखंड अक़लियती तालीम बिल को पास किया गया। इस बिल को उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने भी मंजूरी दे दी है। इसी कानून के खिलाफ रद्द अमल देते हुए उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हरीश रावत ने कहा कि आप किसी बिरादरी को जितना अलग थलग करेंगे उस बिरादरी में उतनी ही सख्ती, तनाव और समाजी नफरत बढ़ेगी। साबिक वजीर आला हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से मदरसा बोर्ड को खत्म करने के फैसले मदरसा तालीम में जदीद कारी की रफ्तार रुक जाएगी। समाजवादी पार्टी चीफ और उत्तर प्रदेश के साबिक CM अखिलेश यादव आज रामपुर पहुंचे। जैसे ही पार्टी के दिग्गज लीडर आजम खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने हाथ मिलाया और गले लगाया। इस दौरान आजम खान की आंखें भर आई। उसके बाद दोनों ही गाड़ी में बैठकर गुफ्तगू करते हुए सपा लीडर के घर पहुंचे। वहां अखिलेश यादव आजम खान का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले गए। ये मुलाकात दोनों लीडरों और कारकुनों के लिए यादगार साबित हुई। काबिले जिक्र है कि जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद ये दोनों लीडरों की पहली मुलाकात थी। हम मुलाकात से पहले ही आजम खान ने शर्त रखी थी कि अखिलेश से सिर्फ वही मिलेंगे, घर का कोई और शख्स शामिल नहीं होगा। माना जा रहा है कि आजम खान को कुछ मसाइल पर अखिलेश यादव से शिकवा है और इस मुलाकात के जरिए अखिलेश उसी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने गया में इंतखाबी रैली को मुखातिब किया। इस दौरान उन्होंने JDU RJD पर गरीब और नौजवानों के साथ नाइंसाफी, बदउनवानी और वक्फ तरमीम कानून के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र MP असदुद्दीन ओवैसी गया पहुंचे, जहां चाकंद हाई स्कूल में MP असदुद्दीन ओवैसी ने वोटिंग की तारीख के ऐलान के बाद पहली बार इंतखाबी रैली को मुखातिब किया। इस रैली में उन्होंने बिहार के हुक्मरानों और अपोजिशन पार्टियों पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए जमकर जुबानी हमला बोला। रैली में ओवैसी ने आवाम से अपील की कि इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपने लीडर को असेंबली में भेजें और बराबरी के हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ें। हैदराबाद से MP असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के आइन की दफ़ा 14 बराबरी का हक देती है। उन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों से लोग सिर्फ वोट डालते रहे और बाकी सब लीडरों पर छोड़ देते थे। अब वक्त है कि वोट डालें और जिम्मेदारी खुद लें। ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि पटना में बैठे लीडरों ने गरीबों और नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी की है। बच्चों को तालीम और नौकरियों के मौके नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि बिहार की आवाम को समझना होगा कि सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है। नगर पंचायत उमरी कला के वरिष्ठ समाज सेवी मुजीब खान और उनके वालिद हाजी वजीउद्दीन ने उमरा जाने वाले लोगों की माली मुश्किलात को देखते हुए सवाब की नीयत से एक अनोखी पहल की है। इस प्लान के तहत अब वो मुस्लिम भाई और बहनें जो माली तौर पर कमजोर हैं उमरा कर सकेंगे। सीनियर समाज सेवी मुजीब खान ने बताया कि उनके जरिए जो 24 अफराद को उमरा के लिए भेजा जा रहा है उनमें ख्वातीन भी शामिल हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसमें ज़कात का कोई पैसा नहीं लगाया जाएगा बल्कि ये तमाम खर्चा उनकी अपनी जेब से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट, वीजा, 15 दिन का उमरा, सबका खर्च वो खुद उठा रहे हैं। मुजीब खान ने कहा कि आप तमाम लोगों से हमारी और जाने वालों की दुआओं की दरख्वास्त है।
हम ऐसे नेक काम पहले भी करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। मेरे वालिद मोहतरम की तरफ से 24 ज़रूरतमंद लोगों को अल्लाह के घर उम्रे के सफ़र पे भेजा रहे हैं, जिसमें कुछ ख़वातीन भी है। अल्लाह इनका सफ़र आसान करे और इनका उम्रा कबूल करे। इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए अलग अलग काम करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक इस्लामोफोबिक AI वीडियो को हटाने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है। ये वही वीडियो है जिसे बीजेपी की असम यूनिट ने एक्स पर शेयर किया था। इस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर बीजेपी इंतखाब हार जाती है तो रियासत में मुसलमानों का दबदबा हो जाएगा। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सहाफ़ी कुर्बान अली और सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश की तरफ से दाखिल दरख्वास्त पर यह नोटिस जारी किया। ये दरख्वास्त एक PIL के तौर पर दाखिल की गई थी, जिसमें मुल्क भर में नफरत फैलाने वाली जुबान और हेट क्राइम्स पर लगाम लगाने के लिए ठोस इकदाम की मांग की गई है। ये वीडियो 15 सितंबर को पोस्ट किया गया था, जिसके बाद लोगों में शदीद गुस्सा फैल गया। वीडियो में मुस्लिम शख्सियात को गुवाहाटी एयरपोर्ट, स्टेडियम, तंग गलियों और कस्बों में कब्जा करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि सूबे में 90% मुसलमान हैं जो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का इफ्तिताह किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का ये आलीशान प्रोग्राम 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में मुनक्किद होगा। ये प्रोग्राम एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इवेंट्स में से एक माना जा रहा है। प्रोग्राम के इफ्तिताह के दौरान वजीर आजम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि भारत में 1 GB डेटा की कीमत अब 1 कप चाय से भी कम है। उन्होंने कहा, मैं चाय का हवाला देने का आदी हूं, लेकिन अगर इस्तेमाल के लिहाज से देखें तो डेटा खपत के मामले में हम दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से एक हैं। इसका मतलब है कि भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई खास लोगों का इख्तियार या विरासत नहीं रह गई, बल्कि ये भारतीय जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। ब्रिटेन के वजीर आजम कीर स्टारमर भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच तिजारत के साथ साथ और कई समझौतों पर बात होगी। अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच दोस्ती गहरी होती नजर आ रही है। ब्रिटिश PM कीर स्टारमर 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। वे बुध की सुबह मुंबई पहुंचे। एक तरफ अमेरिका ने टैरिफ की वजह से तनाव बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन राहत भरी खबर लेकर आया है। भारत ब्रिटेन के बीच कई तिजारती समझौतों पर बात हो सकती है। दरअसल अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हो चुके हैं। लिहाजा भारत के कारोबारियों को इसका काफी फायदा मिलेगा। मिनिस्टर छगन भुजबल ने माझी लाडली बहन स्कीम पर फंड की कमी का मुद्दा उठाया तो शिवसेना ने पलटवार किया। तर्जुमान कृष्णा हेगड़े ने कहा कि स्कीम को कभी बंद नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। सूबे के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर छगन भुजबल ने इस स्कीम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे दूसरी सरकारी स्कीमों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल सभी डिपार्टमेंट फंड की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं शिवसेना ने इस बयान पर पलटवार करते हुए साफ कहा है कि ये स्कीम लाखों बहनों की उम्मीद से जुड़ी है, इसे किसी भी हालत में बंद नहीं किया जाएगा। शिवसेना तर्जुमान कृष्णा हेगड़े ने भुजबल के बयान पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा, स्कीम हमारी अहम थीम है जिसे लाखों बहनों की हिमायत हासिल है, इसलिए इसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। दिल्ली में बड़ी तादाद में रह रहे पूर्वांचल वासियों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली हुकूमत और MCD ने छठ पूजा की तैयारियां वक्त से पहले शुरू कर दी हैं। दिल्ली बीजेपी के नायब सदर और MCD सेंट्रल जोन की चेयरमैन योगिता सिंह ने बताया कि वजीर आला की क़ियादत में इस बार छठ पूजा की तैयारियां खास तौर पर की जा रही हैं। इस बार दिल्ली में पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए छठ का त्यौहार बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि डे 1 से ही यमुना जी की सफाई का काम दिल्ली सरकार ने शुरू किया और इस साल बहुत सालों के बाद इस बार छठ मैया की पूजा करने के लिए, सूर्य को अर्घ देने के लिए हम बहुत सारे लोग इस बार यमुना जी जा पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आपको वो झाग वहाँ मुझे नहीं लगता दिखाई देगी, क्योंकि निरंतर चाहे वो रेखा जी हों, प्रवेश जी हों, कपिल जी हों, मैंने देखा है कि वो ऑलरेडी बहुत बार विज़िट करके आए हैं। और रेखा जी ने तो अभी 2-3 दिन पहले भी पूरे घाटों का, जो यमुना जी पे घाट बनाने वाले हैं, उनका विज़िट करके उनकी तैयारियों को शुरू किया है। अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा होने की खबर सामने आ रही है। जयपुर के दूदू के पास जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हाईवे पर ट्रेलर और गैस सिलेंडर
से भरे ट्रक की टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रक पलटने से गैस सिलेंडर में धमाके शुरू हो गए। ये धमाके करीब 10 किलोमीटर दूरी तक सुनाई दे रहे थे। एक के बाद एक गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने की आवाज गूंजने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं हादसे के बाद सूचना मिलने पर मौखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि हादसे में कई गाड़ियों के चपेट में आने का इम्कान है। यहां आसपास के थानों की पुलिस भी पहुंच रही है। हादसे के बाद आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सिलेंडर के धमाके से पूरा इलाका गूंज रहा था। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बरठी भल्लू में सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस की लैंडस्लाइड की जद में आने से 16 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। बारिश और जमीन धंसने की वजह से इमदादी कार्रवाई रात रोक दी गई थी। आज सुबह एक बार फिर से इमदादी कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान लापता बच्चों की लाशें मिली। सुबह से मरने वालों का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बरंठी के भल्लू में 7 अक्टूबर की शाम को सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस लैंडस्लाइड की जद में आने से 16 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान लापता बच्चों की बॉडी मिली। मरने वालों के खानदान को इंतजामिया की तरफ से 25,000 की फौरी इमदाद दी जा रही है। IRS अफसर समीर वानखेड़े की तरफ से दाखिल की गई मानहानि की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने वेब सीरीज में मुबैयाना तौर पर की गई तौहीन के मामले में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने इल्जाम लगाया है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को हुक्म दिया है कि वो 7 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा है कि वो तमाम पार्टियों को दरख्वास्त की नकल फराहम करे। अब इस मामले की अगली समाअत 30 अक्टूबर को होगी। वानखेड़े का कहना है कि इस सीरीज का मकसद उन्हें बदनाम करना है, जबकि आर्यन खान का केस अब भी अदालत में ज़ेर समाअत है। पीएम मोदी ने पुतिन की अच्छी सेहत और उनके सभी कोशिशों में कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि वह सद्र का भारत में इस्तकबाल करने के लिए मुंतजिर हैं। रूस के सद्र व्लादिमीर पुतिन ने अपना 73वां यौम पैदाइश मनाया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें कॉल करके यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों को और ज्यादा गहरा करने के लिए अपने अज़म का इजहार किया। पुतिन के 5 दिसंबर के आसपास भारत आने की उम्मीद है और दोनों फरीक तिजारत और सरमायाकारी से लेकर डिफेंस और सिक्योरिटी तक के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए कई मंसूबों पर काम कर रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में भारत को रूसी एनर्जी और फौजी सामान की खरीद को लेकर अमेरिका के दबाव का सामना करना पड़ा है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीद से मुनाफा कमाने का इल्जाम लगाया है। पुतिन के दौरे से पहले रूसी वजीर खारजा सर्गेई लावरोव के अगले महीने नई दिल्ली आने की उम्मीद है, ताकि सदर के दौरे को हतमी शक्ल दी जा सके। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी नेवी ने जो नोटमेयर जारी किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो मिसाइल फायर कर सकते हैं। हालांकि मैंने DGPR नेवी का बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोई मिसाइल फायर नहीं करने वाले, हम सिर्फ रूटीन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जब एक्सरसाइज होती है तो फायरिंग होती है और इतने बड़े पैमाने पर शिप मोबिलाइज कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ही ये होता है कि पैगाम देना कि इसको गलत ना समझा जाए, इसलिए नोट में जारी किया जाता है। कमर चीमा ने कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने फतेह 4 मिसाइल का भी टेस्ट किया है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फतेह 3 क्यों टेस्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि फतेह सीरीज की खासियत यह है कि जब भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था तो फतेह 1 और फतेह 2 की मिसाइल दागी गई थी। उन्होंने बताया कि फतेह 4 750 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी अहमियत रखती है और इसकी क्या वैल्यू है। हम पाकिस्तान की मिसाइलें भारत की ताकत के सामने नाकाम साबित हुई थीं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के सख्त वार्निंग के बाद पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया है। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस के खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर से बलूचिस्तान के क्वेटा जा रही थी। ये हमला सिंध के सुल्तान कोट के पास किया गया है। बलूचिस्तान में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में किए गए ब्लास्ट से ट्रेन की कई बोगी पटरी से उतर गईं। ये हमला सिंध के सुल्तान कोट के पास किया गया। हमले में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर से बलूचिस्तान के क्वेटा जा रही थी। हमले के बाद बलूच बागी ग्रुप बलूच रिपब्लिक गार्ड्स ने जिम्मेदारी ली है। इस ग्रुप के तर्जुमान ने एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि हम शिकारपुर BRG में जाफर एक्सप्रेस पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हैं। अमेरिका से पाकिस्तान को AIM 120 एडवांस मीडियम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मिलने का इम्कान है। इस डील से पाकिस्तानी F-16 जहाजों को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अमेरिका और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। इसका एक नया सबूत दोनों देशों की मिसाइल डिफेंस डील से सामने आया है। पाकिस्तान को अमेरिका से AIM 120 एडवांस मिडिल रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मिलने का इम्कान है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के जंगी महकमे की तरफ से हाल ही में
नोटिफाई किए गए हथियारों के एग्रीमेंट में AIM 120 अमराम के खरीदारों में पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।